अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दोनों टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूँ। थोड़ा सा आज लोकेशन चेंज है, कोयटा प्रेस क्लब में मैं मौजूद हूँ। अच्छा, एक तो मैं वज़ाहत करना चाहूँगा, जो कल मैंने व्लॉग किया था इस पे मैं बात करूँगा। और साथ में जो है ये जो निगरान सेटअप पे एक डेडलॉक बरकरार है, वो डेडलॉक क्यों है इस पे भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फ़ीडबैक भी देना है। अच्छा, अभी जो वज़ाहत मैंने देनी है वो ये है कि देखें, कल मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने कहा था कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नवाब अकबर ख़ान बगुटी के नाम से मंसूब कर दिया गया है। लेकिन वो दरअसल ग्वादर जो सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट, उसका नाम नवाब अकबर ख़ान बगुटी के नाम से जो है मंसूब किया गया है। इसके अलावा जो है कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी नवाब अकबर ख़ान बगुटी के नाम से मंसूब किया गया है। और ये तस्दीक करने की ज़रूरत थी, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार गलत हुआ है, तो उसकी आप तस्दीक जो नाज़रीन है उसकी तस्दीक कर लें। और दूसरी एक बात है, ये जो करारदाद नवाब अकबर ख़ान बगुटी के नाम से जो ग्वादर पोर्ट और कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मंसूब करने की जो करारदाद है, वो बलूचिस्तान के किसी सेनेटर एमएनए ने नहीं लाया है। वो दरअसल करारदाद जो पेश की है वो एमक्यूएम के हैं, उसामा कादरी, एमक्यूएम से वो एमएनए, उन्होंने ये करारदाद जमा की थी और वो करारदाद बाद में पास हो गई है। तो नाम जो है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो नवाब अकबर ख़ान बगुटी के नाम से नहीं हुआ है। और ये करारदाद भी शायद मैंने तो नहीं बोला था, कुछ लोगों ने कहा कि शायद बलूचिस्तान के सेनेटर या एमएनएज़ ने किया है। तो उसमें सैन बरल मौजूद हैं, उसमें सरफराज बगुटी का सैन मौजूद है, ताहिर बिजनजो, कौदा अकरम, बाकी एमएनएज़ सेनेटर्स के जो है वो मौजूद हैं। लेकिन करारदाद बलूचिस्तान के किसी भी नुमाइंदे की जानिब से जमा नहीं किया गया है। एमक्यूएम के हैं उसामा कादरी, उनकी जानिब से। ये मैंने कहा थोड़ी सी और तस्दीक कर लें। अब हम आते हैं जी, आपका जो निगरान सेटअप है ये अभी तक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक वो इस्लामाबाद से कोयटा पहुँचे नहीं हैं। अगर हो सकता है अभी, क्योंकि शाम के 6 बजे हैं, कोई आज 11 अगस्त की, तो अभी आए हों जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो शायद आ चुके हों, लेकिन आपसे पहले तक नहीं आए थे। आज दिन को वो आए नहीं थे। जब वो आएंगे तो इतला ये है कि आज 11 अगस्त को कैबिनेट एक मीटिंग होगी, आखिरी कैबिनेट का मीटिंग होगा। जिस तरह के बलूचिस्तान असम्बली का कुछ दिन पहले आखिरी इजलास हुआ था, तो कैबिनेट का भी इजलास होगा। और निगरान हुकूमत पे डेडलॉक इसलिए बरकरार है कि पहले तवक्को ये की जा रही थी कि शायद कि जमीयत और बीएमपी जो है मुश्तरका तौर पर एक अपना नाम जो है वो निगरान सेटअप के लिए नामज़द करेंगे। लेकिन अब इतला ये है कि बीएमपी और जमीयत के दरमियान इख्तलाफात हो चुके हैं, और दोनों जो है वो अपने अपने तरीके, अपने अपने नुमाइंदे या जो निगरान वज़ीर आला के लिए वो उन्होंने नाम जो है वो पिच कर लिए हैं, वो पेश कर दिए हैं। तो इसलिए जब अपोजिशन एक पेज पे नहीं है इस मामले पे, अपोजिशन की जानिब से जो जमीयत उलमा इस्लाम है, उसने उस्मान बादनी साहब का नाम ज़ाहिर है कि पेश किया है। और जबकि बाप की जानिब से एजाज़ संजरानी, कौदा बाबर, और इसके अलावा नसीर बिजनजो का नाम भी सामने आ रहा है कि उनका भी नाम है। तो 3 से 4 नाम जो है वो बाप के तरफ से आ रहे हैं। और बीएमपी की जानिब से आपका जो अमल कलमती है, जो इस वक्त एमपीए भी हैं, तो उनका नाम लाया गया था। लेकिन बाद में जो मैंने मालूमात ली उसमें यह है कि अमल कलमती साहब ने कहा कि जी मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मैंने जनरल इलेक्शन लड़ना है। ये तमाम सूरत हाल या डेडलॉक क्या है, इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। एक सीनियर हमारे ज़ाहिर के बलूचिस्तान के नहीं, पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी देखा जाए तो मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलीम शाह साहब। उनको जो है हम उनसे भी ये बात पूछेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है, हमने उनको बुलाया है, वो आ जाएंगे, तो उनसे पूछेंगे कि डेडलॉक बेसिकली है क्या। तो होना ये चाहिए था कि ये मामला आज के दिन उसको कंप्लीट होना चाहिए था। ज़ाहिर है कि कल जो है अभी 24 घंटे बाकी हैं, इस 24 घंटे में नाम सामने आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो नाम सामने नहीं आ रहे हैं। तो सलीम शाह साहब, ये बताएं कि ये जो
मामला क्यों फंसा हुआ है और ये आपकी इतला क्या है कि निगरान वज़ीर आला के लिए किसका नाम सामने आ रहा है? देखें, जैसे कि आप ख़ुद बता रहे हैं कि अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और मुख्तलिफ नाम जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नाम वैसे मीडिया को देकर जो है वो कह रहे हैं कि उनके नाम भी लिस्ट में शामिल कर दें। और बेसिकली बात यह है कि बलूचिस्तान में हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं और कोलिशन गवर्नमेंट में ये पहली गवर्नमेंट है जिसमें अपोजिशन जो है वो भी एक फ्रेंडली अपोजिशन रही। यानी बजिंजो साहब के ख़ास तौर पे जब अब्दुल कदीर बजिंजो जब वज़ीर आला बने तो एक फ्रेंडली, क्योंकि जो पोजीशन थी उसी ने जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीक लाए थे। तो अब लोगों का ख़्याल यही था कि शायद जो ताल्लुकात हैं हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान, तो एक मुतफ़िका कैंडिडेट जो है वो आ जाएगा। लेकिन अब जो बात सामने आ रही वो ये कि जो पिछला इजलास हुआ इस्लामाबाद में CCI का, उसमें जब आपने पॉपुलेशन जो 2023 की जो मरदमशुमारी है उसको डिजिटल मरदमशुमारी को आपने अप्रूव किया है, तो उसके बाद एक ये चीज़ आ रही है कि अब इलेक्शन जो है वो पुरानी हल्का बंदियों पे होगा या नई हल्का बंदियों पे। उसकी वजह से ये भी बात हो रही है कि जो निगरान हुकूमत है उसका टेन्योर जो है वो 3 महीने नहीं बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक जो है जो भी उम्मीदवार है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं, या जो पार्टियां अपने उम्मीदवार सामने ला रही हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट को लाएं ताकि वो जो है हुकूमत में रहे। और चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं इस वक्त, आज तक जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं अब्दुल कदीर बजिंजो, उनकी अपनी कोशिश है, वो चाहते हैं कि उनका कोई ऐसा ट्रस्टेड आदमी हो जो कि उनकी पॉलिसीज़ जो है उनको निगरान हुकूमत के दौरान भी चलाता रहे। फिर ये है कि देखें, अभी आप देख लें कि सेंटर में भी जो सूरत हाल है वहाँ पर भी अभी तक कंसेंसस उम्मीदवार सामने नहीं आया। और फिर शायद हो सकता है कि कराची में मतलब सिंध में शायद कोई कंसेंसस अपोजिशन और वो मिलकर एक कंसेंसस उम्मीदवार ले आए, लेकिन मुझे यहाँ बलूचिस्तान में ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखें मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं। जो चेयरमैन सेनेट है वो भी इन है, वो भी अपना एक कैंडिडेट, अपने उनका भाई जो है उसका नाम आ रहा है एजाज संजरानी का। फिर जो है वो जो एक बहरोज़ रेकी हैं उनका नाम भी, वो भी उनके अजीज़ रिश्तेदार हैं चेयरमैन सेनेट के। तो उनकी कोशिश है कि उनमें से कोई आए। फिर और दूसरी तरफ भी और लोग जो हैं वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके लिए अपने अपने कैंडिडेट के लॉबी कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जो BNP का था कि आमतौर पे ये आया अखबारों में और TV पे भी चैनल में चल रहा था कि कलमती जो है हमल कलमती जो है वो कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एक तो आपने जैसे कहा कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें नहीं आना चाहता, लेकिन एक और भी टेक्निकल बात भी, टेक्निकल तो नहीं है लेकिन एक अखलाकी तौर पर या सियासी तौर पर एक चीज़ है कि गवर्नर जो है उनका ताल्लुक भी BNP से है, और फिर निगरान अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं हमल कलमती, तो उनका ताल्लुक भी उससे होगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो शायद एक मजबूत कैंडिडेट, या मतलब उनको वो ठीक है अभी तक है उनका नाम, लेकिन शायद वो ना हो उनकी बजाय वहाँ से कोदा बाबर का नाम भी आ रहा है, वहाँ से जैसे आपने कहा कि जमीयत के जो हैं बादिनी साहब, उनका नाम भी आ रहा है। फिर जमीयत की बाहर का ये पूरी कोशिश है क्योंकि देखें कि वो जो है वो अपना कैंडिडेट लाए यहाँ पे, और ताकि क्योंकि आमतौर पे जमीयत का ये ख्याल है कि जो आइंदा इंतखाबात होंगे उसमें उसे, क्योंकि उनका दावा ये है कि उन्हें बड़ी मेजॉरिटी मिल सकती है। लेकिन ये तो इंतखाबात में जब इंतखाबात होंगे और जो उसके रिज़ल्ट आएंगे उसी में पता चलेगा कि कौन बाहर क्या। बलूचिस्तान में जो है वो एक ऐसा ही जैसा कि माजी में मैंडेट आता रहा है उसी तरह का मैंडेट मैं तो देख रहा हूँ कि उसी तरह का मैंडेट एक मिक्स नहीं होगा बल्कि एक तकसीम शुदा, जिसको हम कहते हैं हंग, यानी आपकी जो पार्लियामेंट होगी, सूबाई पार्लियामेंट होगी, उसमें जो लोग आएंगे वो मुख्तलिफ पार्टी से होंगे, और आइंदा हुकूमत भी जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक हिसाब से जो BNP का ऑलरेडी एक गवर्नर मौजूद है, तो उसका
कैंडिडेट सीएम शिप के लिए, निगरान के लिए, वो थोड़ा सा अखलाकन आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। दूसरा, इस वक्त फिर लड़ाई जो है वो फिर सीएम शिप का वो जमीयत और बाप के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे, जैसे मैं आप कह रहा हूँ कि अपने अपने कैंडिडेट के लिए, देखिए बाप के अंदर भी ये नहीं है कि बाप ने कोई मुतफ़िक़ का कैंडिडेट ले, उसके अंदर भी जो है मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो कैंडिडेट हैं। मसलन जैसे खुदा बाबर है, इसी तरह जो है वो चेयरमैन एजाज़ हैं, एजाज़ संजरानी हैं, इसी तरह एक दो लोग औरों के भी नाम हैं। रेकी का नाम आ रहा है, नसीर बिजंजो। नसीर बिजंजो का भी नाम आ रहा है, जो कि ग़ालिबन चीफ मिनिस्टर के कोई अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं। तो हर एक की कोशिश है कि वो इस स्लॉट को जो है ना कैप्चर करे, और जो इलेक्शन हो उसमें वो हो, उन्हें कोई फ़ायदा हो। दूसरा ये है कि जो मैंने जिसका 90 डेज़ की बात है, तो 90 डेज़ अभी डिसाइड हो जाएगा कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगता है, तब जो है वो आपको सही। तो ये मुझे तो लग रहा है कि जो शायद जो कंसेंसस कैंडिडेट ना हो, और पार्लिमानी मैं समझता हूँ कि शायद पार्लिमानी जो पार्टी कमेटी होगी, शायद वो भी ना डिसाइड कर सके, और मामला इलेक्शन कमीशन। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर इस तरह हो तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा इशू। अच्छा, तमाम चीज़ों में, सिनारियो में एक चीज़ हम भूल रहे हैं, वो बलूचिस्तान में ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार अपना है, और बाप को भी वैसे भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है। तो आपके ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी अपना कोई नाम लाएंगे जो अभी मंज़र आम पर नहीं है, अचानक आ सकते हैं? देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरजीहात बदलती रहती हैं। कभी वो किसी के सर पे हाथ है। अगर 2018 के इलेक्शन देखें तो आप ये देख लें कि यहाँ पे बाप तो नहीं था, लेकिन बाप बना दिया गया, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हम बाप कह रहे हैं उसे, तो बाप उसका मुखफ़्फ़फ बाप बनता है। तो उसको जो बना दिया, तो वो फिर आपके सामने वो तमाम लोग जो कि इलेक्टेबल हो सकते थे। इलेक्टेबल से मुराद ये है कि यहाँ पर आप बलूचिस्तान में वैसे भी आप देख लें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पॉकेट्स हैं, उनका वोट बैंक है मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जनाब वो उनका पूरे बलूचिस्तान में जो है ना वो पार्टी वोट है। तो लिहाजा इलेक्टेबल वही लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो सरदार हैं या और ज़िम्मेदार हैं बड़े, उन जो कि शुरू से आते रहे। आपने देखा कि बाप पार्टी में सब आ गए। जिस तरह आपने देखा कि जो सेंटर में जो पीटीआई थी, तो पीटीआई में कहाँ से लोग नहीं आए। साउदर्न पंजाब से पूरा पीपल्स पार्टी के लोग उसमें, यानी जो मुस्लिम लीग के लोग और जमातों के लोग जो है सब उसमें शामिल हो गए। तो ये तमाम सूरत हाल में आपके ख़्याल में कि अचानक कोई बंदा सामने आ सकता है जी, ये अभी जो इस वक्त जो लोग हैं, देखें अब उनके बारे में जो जिनका बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे लोग अपने नाम भी शामिल करवा रहे हैं कि जनाब वो होगा। अब ये स्पेकुलेशंस हैं। हमारे जो तजियाकार हैं, हमारे जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे देते रहते हैं चीज़ें, जो नाम आए वो दे देते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सेंटर में भी उसी की वजह से कन्फ्यूजन है कि मुख्तलिफ़ लोगों के नाम आप दे देते हैं, और फिर उस पर जो है ना लोग सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अगर देना है तो उसने सोचा होगा ज़रूर, और फिर बिल्कुल वो उसका नाम नहीं है सोशल मीडिया, बिल्कुल अभी तक नहीं है। ये थे जी सलीम शाह साहब, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभी मुझे जब से ये डेडलॉक बरकरार है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिन के नाम सामने आ रहे हैं तो वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो नाम सामने आ रहे हैं वो मुमकिन तौर पर उनका नाम ड्रॉप हो सकता है, और आखिरी टाइम पे एक ऐसा गैर मुतवक्का नाम सामने आएगा बतौर वज़ीर आला जिसकी उम्मीद की जा सकती है। और इसमें न सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह का मामला चल रहा है इस वक्त अपोजिशन, क्योंकि BMP और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो CM शिप के हवाले से भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। पहले तवक्को की जा रही थी कि शायद BMP और जमीयत जो है वो मुत्तफ़क़ तौर पर एक अपना उम्मीदवार सामने लाएं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि BMP और जमीयत दोनों की जानिब से इत्तिफ़ाक़ राय टूट चुकी है, और जमीयत जो है वो उस्मान बादिनी साहब पे डट गया है, जबकि BMP जो है वो अमल कलमती के नाम पे भी अब तक जो है उनका मौक़िफ़ है कि अमल कलमती को BMP का को उम्मीदवार हो CM। इसी तरह बाप के अंदर आप देखें कि 3 से 4 नाम आ रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए ना, एक पार्टी एक ही नाम सामने लाती है, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बाप की जानिब से भी 3-3, 4-4 नाम सामने आ रहे हैं।
تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ سلجھے گا نہیں، بلکہ پہلے تو یہ کوئی کمیٹی بنائی جائے گی، پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، اس میں یہ معاملہ چلا جائے گا، اور اگر پارلیمانی کمیٹی میں بھی ظاہر ہے کہ یہی لوگ ہوں گے نا، جمعیت، بی ایم پی، باپ، اے این پی، بی ایم پی عوامی وغیرہ، ادھر اگر معاملہ اتفاق رائے نہیں ہو سکی اس معاملے پہ، تو پھر یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن، پھر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ سنائے گا۔ تو اس ٹائم جو مجھے ذاتی طور پر آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔